फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है और आप लोग का एग्ज़ाम कब है? जुलाई में होना है। कब होना है? जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में होना है। तो आप लोग लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बिना तैयारी के आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। और आप लोगों के पास कितने सब्जेक्ट हैं? आप लोगों को पता है कि 8 पेपर आप लोगों के होंगे। कितने पेपर? 8 पेपर होने वाले हैं 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में 8 पेपर कर पाना आसान नहीं है। आप लोगों को रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा कि आप एग्जाम देके आए और आप रिवीजन कर लें, तो आप बहुत ही ज़्यादा थके रहेंगे। तो इसलिए आपसे अब निवेदन है कि आप अभी से ही अपनी तैयारी में लगे रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको अगर लेट उठने वाले सब्जेक्ट हैं तो आपके साइंस हैं। क्या है? साइंस है, आपका साइंस है, आपका मैथ है ना। आपके साइंस हो गया, मैथ हो गए, संस्कृत हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं जो आपको ले डूब सकते हैं। तो इसलिए विनम्र निवेदन है कि आप लोग 10 मिनट इसको कंप्यूटर को दीजिए, 10 मिनट आप संस्कृत को दीजिए, मैथ आप 1 घंटा दीजिए, साइंस 20 मिनट दीजिए। ये सारे सब्जेक्ट क्या है कि अगर आप अभी से ही अपना रूटीन बना के बैठ गए कि हाँ मुझे 20 मिनट पढ़ना है, कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 20 ही मिनट पढ़ना है, तो आप 20 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप अभी नहीं तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप, रियलिटी यही है कि आपका किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक लगेगा। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ और चीज़ों को पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने से ही आपका फ़ायदा है, बिना पढ़े आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और नोटिफिकेशन का, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तैयारी करने का कुछ पॉइंट होता है कि हमें कैसे क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए कि जिससे हम अच्छा नंबर ले आए और हमारा अच्छा परसेंटेज बने, और आगे के लिए भी हमारे क्या, आगे जो होने वाले एग्जाम हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, या कोई भी आप ग्रेजुएशन लेवल में है, या कोई भी है जो पीजी कर रहा है, किसी भी लेवल में आप हो और आपको एग्जाम देना है, तो पहले आप एग्जाम में क्या पूछ रहा है ये देखिए। और इसका आइडिया आपको लग कहाँ से सकता है? आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको ये बताता है कि कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर को कभी भी स्किप मत करिएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिया तो आप बहुत ही अच्छे से पास हो जाएंगे बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। अगर आप प्रीवियस ईयर को 10 बार देख लिए, 10 बार, तो मैं अगर कह रही हूँ 10 बार आपने देख लिया ना, तो आप 90% की तैयारी कर चुके हैं। 5 बार देखने वाले वो 80-85 पे आके रुक जाते हैं, 80 से 85% पे आके क्या होते हैं, रुक जाते हैं। बट जो 10 बार देख लिया वो 90% पे पहुंच जाता है। 10 बार देखने का क्या मतलब है कि आप चीजों को समझिए, ऐसा नहीं रट्टा मार लिया। आप क्या है कि जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है उसमें तो आप रट्टा मार लेंगे, है ना, रट्टा मार के आप कर लेंगे। क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये साइंस है, आपके 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं, और मैंने आपको प्रीवियस ईयर का एक क्या है क्लास दिया है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, आप उसको देख लीजिए। मैक्सिमम 35 क्वेश्चन मैंने कराया था। उस 35 में गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको 4 से 5 इसलिए हो सकता है एक प्रश्न इधर उधर हो जाए, बट गारंटी है कि 5 में से 4 प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे। कहाँ से? सिर्फ प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर ऐसे मत पढ़िए कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, आप उसके एग्जाम्पल को देखते चलिए। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, प्रश्न वही रहते हैं, बस तरीका थोड़ा वो घुमा दे रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका बहुत ही अच्छे से आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, जो आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट में काम आएंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, सन 2022 के प्रथम सेमेस्टर जो आपका है ना, तृतीय प्रश्न पत्र यानी थर्ड पेपर आपका क्या होगा, साइंस का होगा। इसमें अगर ये पूर्णांक गलत है, अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो आपका 25 नंबर का ये पेपर होगा।
आपके टाइमिंग की बात करें तो ये 1 घंटे का होगा। कितना? 1 घंटे का पेपर होगा। और इसमें क्या आता है, इसका क्या क्राइटेरिया है, 5 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 6 आपके वेरी शॉर्ट आएंगे और 6 ही आपके लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। ये 5 प्रश्न आपके 1-1 मार्क्स के रहेंगे, यानी 5 नंबर के ही रहेंगे। ये आपके 6 नंबर के रहेंगे, ये आपके 14 नंबर के रहेंगे। टोटल आपका कितने नंबर का बना पेपर? 25 नंबर का बना। कितने? 25 नंबर का ये आपका बन गया, जिसमें आपको 12 नंबर लाना है। कितना? 12 नंबर लेके आना है। अगर आप 12 नंबर से कम लेके आए तो आपका क्या होगा, बैक लग जाएगा। तो बैक ना लगे इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है क्या है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? आप लोग हमें बताइए कौन सी ऐसी चीजें जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अगर बात करें पादप कोशिका, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादप कोशिका में। देखते हैं हम लोग थोड़ा। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। क्या होता है? जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है और यह सेल्यूलोज व पैक्टिन से बना होता है। सेल्यूलोज या पैक्टिन से बना होता है। नेक्स्ट क्या है? यौगिक उदाहरण है। किसका? यौगिक उदाहरण है। वायु का है, धुआं का है, या चीनी का है, या चीनी के विलयन का है। यौगिक किसका उदाहरण है? तो यौगिक आपका चीनी का उदाहरण है, क्योंकि चीनी ऐसा है जो किसी भी विलयन में क्या हो जाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। आप देखिए पानी में डालेंगे तो चीनी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, है ना। जो चीज अपना रूप बदल दे, है ना, वही क्या है? यौगिक है। जब वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु या तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है, एक निश्चित अनुपात में क्या कर रहा है? मिलके बन रहा है, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक में उनके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अनुपात क्या हो जाती है? नियत हो जाती है। जैसे चीनी के यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 12:22, 12:22 के अनुपात में मिलकर बनता है। दैट मीन्स कि सॉरी, इसमें क्या होती है कि ये जो पदार्थ क्या है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के तत्वों में निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है। क्या है? एक निश्चित अनुपात में, कि हाँ अगर आप लोग चाय बनाते हैं ना, चाय और पानी का क्या लेते हैं? निश्चित अनुपात, की हाँ अगर इतनी पानी है तो इतना चाय होगा और इतनी इसमें चीनी पड़ेगी। तो कुछ चीजों क्या है कि जो एक निश्चित अनुपात में मिलके बनती है वो आपका क्या हो गया? यौगिक हो गया। कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? कायिक परिवर्धन संभव है किसमें? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, या इनमें में से कोई नहीं। आपका कायिक परिवर्धन संभव है किसके द्वारा है? तो ये इन सभी के द्वारा है, क्योंकि पादप में कायिक भागों में जड़ तथा पत्ती द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है। उसे ही क्या कहते हैं? कायिक परिवर्धन कहते हैं। बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। जब वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की गति की अवस्था, विराम की अवस्था, स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन होता है। कैसे होता है? एक बार फिर से इसको देखिए। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति अथवा विराम की अवस्था की स्थिति में परिवर्तन। देखिए आप कोई भी वस्तु रखा है, मतलब दैट मीन्स की डेस्क रखी हुई है, अगर आप उस पे अपना बल लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? वो जो मेज है ना अपनी जो स्थिति में है उस स्थिति से क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें बाह्य बल लग रहा है। बाह्य बल लगने के कारण उसमें परिवर्तन हो जा रहा है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति अथवा विराम की अवस्था में, आराम से वो विराम अवस्था में थी और बल लगने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का किया जाता है? प्रयास किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। F इक्वल टू m इंटू ए। F क्या है ना? F बल है, m क्या है? द्रव्यमान है, इंटू त्वरण। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती को छांटिए कि संयुक्त पत्ती क्या है?
संयुक्त पत्ती छांटिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नींबू की पत्ती क्या है, इसमें संयुक्त पत्ती है। सरल पत्ती देखते हैं और संयुक्त पत्ती क्या होती है। जब एक पत्ती को सरल कहा जाता है, इसकी लौमिना पूरा होती है। जब या कटवा किया जाता है तो कटवा मध्य सिरे की नहीं छूती। उदाहरण अमरूद की पत्ती, अमरूद की पत्ती को देखेंगे क्या होगी, वह सरल पत्ती होती है। क्या होती है, सरल पत्ती होती है। अमरूद में देखिए अगर पत्तियां हैं तो वो अलग अलग से निकली हुई होती है। आप अभी क्लास जब खत्म हो जाएगा तो अगर आपके आसपास है ना अमरूद की पत्ती, आम की पत्ती, पीपल के, है ना, पीपल आपके अगर घर के बाहर लगा हो या बरगद, ये आप जाके खुद सामने से पत्ती उठाइए और देखिए। अगर आप पत्ती उठा के और चीजों को एक बार देख के समझ लेंगे ना तो फिर आप सरल पत्ती संयुक्त पत्ती में कंफ्यूज नहीं होगी है। संयुक्त पत्ती क्या है कि जब आपका जो लैमिना है के कटाव इस कई पत्तियों में तोड़कर मध्य सिरा क्या होती है कि पत्तियों के बीच में पत्तियां निकली है ना, उसकी सिराएं टूटी हुई है और उसके बीचों में क्या है, पत्तियां निकली हुई होती है, तो इसे संयुक्त पत्ती कहा जाता है। जैसे मटर, बबूल, छुईमी, नींबू आदि, ये सारी क्या होते हैं, नींबू का पेड़ आप अगर देखे होंगे तो नींबू के एक पत्ती को आप देखिए कि उसमें एक साथ अगल बगल कई सारी पत्तियां उसी में ज्वाइंट होके निकली रहती है, तो ये क्या है, संयुक्त पत्ती है। और जो अलग अलग होते हैं, क्या होता है कि जब कटाव किया जाता है उनमें कटाव मध्य सिरे को नहीं छूती। आप कटाव करिए, क्या होता है, आम का पत्ता आपने देखा होगा, तो आम की जो पत्ती होती है तो अगर उसमें पत्तियां कैसी होती, एक ऐसी होगी एक ऐसी होगी, इधर से होगी इधर से होगी। बट नींबू की पत्ती आप देखेंगे तो क्या होगा, उसी में ऐसे 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 करके क्या होगी, ये सारी एक दूसरे को क्या करती हुए, छूते हुए, टच करते हुए, आपस में मिलती हुई कई सारी पत्तियां निकलती है, तो ये क्या होगा, नींबू की पत्ती है ना। तो आप देख लिए ना कि अमरूद की पत्ती क्या है और सरल पत्ती क्या है, संयुक्त पत्ती क्या है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग के जो भी क्या थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे हम लोगों ने उनको देख लिया। अब हम लोग अति लघु देखते हैं। पौधों की पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखें। आप इस समीकरण को जितने अच्छे से याद कर सकते हैं आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके 1 नंबर पक्के हैं। यहाँ से क्या है, पौधों की पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का क्या करना है, समीकरण। यहाँ पे 6CO2 + 12H2O है ना, इसमें क्या है, ये सूर्य का प्रकाश अपान हरित लवक, ये आप जरूर इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर 100% है कि आपको यहाँ से 1 नंबर आपको मिलेगा जरूर। तो आप इसको स्किप मत करिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है, देखिए 4 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या की एक वृत्तीय पथ पर एक कण आधा, क्या कह दिया है, आधा, एक कण आधा चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर नहीं लगाता, एक कण का आधा चक्कर लगाता है। तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी का क्या करना है, विस्थापन निकालना है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर है ना। कण द्वारा क्या निकालना है, आधे चक्कर द्वारा तय की गई, तो क्या निकालना है, त्रिज्या। तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन ज्ञात करना है। तो कण द्वारा आधे चक्कर में तय की गई दूरी यानी πr, πr का मान 22/7 भी होता है। अगर उसको दशमलव भी में दिखाना है तो क्या हो जाता है, 3:4। तो आपका क्या हो गया, पाई का मान 3:4 हो गया। पाई का मान क्या लिखा गया, 3:4, और आपकी क्या दी गई हुई है, त्रिज्या 4 दी गई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, आपका ये आया। कण द्वारा किया गया विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की क्या है, सबसे छोटी दूरी है। कण द्वारा कितना अभी पढ़ा गया था हम लोगों ने कि क्या किया गया है, आधा चक्कर। तो आधा चक्कर यानी 2r, 2 = 4, 2 × 4 क्या हो गया, 2 × 4 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पुष्प के 4 मुख्य भागों के नाम लिखिए। क्या है, पुष्प के 4 मुख्य भागों के नाम। इन चारों में से कोई भी एक दे दिया जाएगा। ये 4 आपके लॉन्ग का है, ये आपके लघु उत्तरीय का है। ये लघु उत्तरीय का प्रश्न था, 2 नंबर का था, बट आपको वेरी शॉर्ट में दे दिया गया है। तो आप
इसमें नाम लिखना है, सिर्फ नाम अगर आप लिख सकते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, है ना, ये अगर ये आप नाम लिख लेंगे तो आपको 1 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। इसके बारे में लिख देंगे तो ये आपको 1 नंबर तो देगा ही देगा पूरा, उसमें एक भी थोड़ा पॉइंट भी नहीं कट करेगा, बट ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। बाह्य दलपुंज वह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये हरे तथा छोटी पत्ती जैसी होती है। प्रत्येक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। प्रत्येक इकाई को हम लोग बाह्य दल कहते हैं। यह कली में जननांगों की सुरक्षा का कार्य करती है। ये क्या होती है, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये हरे तथा छोटी पत्तियों जैसी होती हैं। इसकी प्रत्येक इकाई बाह्य दल कहते हैं। इसकी जो प्रत्येक इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। दलपुंज क्या है, यह दलपुंज दूसरा चक्र है। पहला क्या है, बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज। यह दलपुंज दूसरा चक्र है तथा यह बाह्य दलपुंज के भीतर की ओर होता है, मतलब कि अंदर होता है। ये रंगीन तथा सुंदर होने के कारण इसका मुख्य कार्य परागण हेतु कीड़ों को आकर्षित करना होता है। ये क्या होता है कि बाह्य दलपुंज के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, आपने अगर देखे कभी फ्लावर लाओ तो आपको पता चलेगा। थोड़ा ध्यान से चीजों को देखें कि आप पुष्प के 4 जैसे यहाँ पे नाम पूछा है ना, तो इसका फिगर भी बनाने के लिए कहता है। एक बार आप फिगर इसका जरूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है अंदर से। ऐसे क्या होता है, हम लोग फ्लावर जब देखते हैं ना तो कुछ अंदर से बीच में ना क्या होता है, कलरफुल चीजें दिखती है, तो वही क्या है, दलपुंज है। पुमंग क्या है, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। बस आप इन चारों का अगर नाम लिख दिए होते तो 1 नंबर आपका पक्का था। पुमंग क्या है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। क्या होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेश्वर कहते हैं। सॉरी, इसके प्रत्येक सदस्य को क्या कहते हैं, पुंकेश्वर कहते हैं। पुंकेश्वरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुंकेश्वरों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। पुंकेश्वर पुष्प का नर तथा जननांग होता है। नेक्स्ट क्या है, जायांग। यह पुष्प का चौथा अंतिम चक्र है तथा सबसे सुरक्षित भीतरी भाग है, जिसकी इकाई स्त्री केसर या अंडाशय कहलाती है। यह पुष्प मादा जननांग होता है। आप ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि पुमंग क्या है, तो पुमंग आपका क्या है, पुमंग क्या है, यह पुष्प का नर जननांग होता है। नर जननांग होता है पुमंग। जायांग क्या है, यह मादा जननांग है। क्या है, मादा जननांग है। ये क्या है, पुमंग, ये पुमंग पा से पुष्प नर, पा से पुष्प नर है ना, पुष्प नर का जननांग है, पुष्प नर का जननांग है। जायांग क्या है, पुष्प का मादा जननांग है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पत्तियों के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। पत्तियों के क्या है, प्रमुख भागों के नाम। पूछा जाता है कि पत्तियों के कितने भाग होते हैं या नाम पूछ लेता है, तो पर्णधार होता है, पर्णवृत्त होता है, पर्णफलक होता है। पर्णधार क्या है, घासों तथा अधिकांश एक बीजीय पत्र में पर्णधार चौड़े होते हैं, जो तने का एक आवरण के रूप में चारों ओर से घिरे होते हैं। पर्णवृत्त क्या है, प्रण का वह भाग जो पर्णफलक और पर्णधार को जोड़ने का कार्य करता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। जिन पौधों की पत्तियों में पर्णवृत्त उपस्थित होती है ऐसे पत्तियों को संवृत्त कहते हैं। पर्णफलक क्या है, पर्णफलक पत्ती क्या होता है, चपटा तथा फैला हुआ भाग होता है और पर्णफलक की विविधता पत्ती की विविधता का मुख्य कारण होता है। पर्णफलक सरल प्रकार या छोटे छोटे खंडों में क्या होता है, विभक्त होता है। 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, बहुत ही इजी है, आप इजीली निकाल सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 - 6 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10, ये अपॉन नहीं है ना, 10 की घात -6। ये आपका 1 पिको क्या है, 10 की घात -12। 1 माइक्रोमीटर 10 की घात -6, 1 पिकोमीटर बराबर अपॉन 10 की घात 12, आपका 10 हो जाएगा। जब दो संख्याएं घात में हो और अपॉन में दी गई हो तो वो संख्याएं आप क्या होता है, घाते आपस में क्या हो जाती है, जुड़ घट जाती है। 12 में से 6 गया, कितना बच गया, 6, यानी 1 माइक्रोमीटर बराबर 10
6 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्या है, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए वर्नियर कैलिपर यंत्र का प्रयोग करते हैं। वर्नियर कैलिपर यंत्र का प्रयोग करते हैं। वर्नियर कैलिपर यह एक प्रकार का माइक्रोमीटर है जिसका उपयोग एक ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पर किसी बड़े पैमाने वाले औजार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस कारण इसे माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कार एक फ्रांस के वैज्ञानिक पियर वर्नियर ने किया था और इन्हीं के नाम पे इनका नाम वर्नियर कालिपर रखा गया था। इनका नाम वर्नियर कालिपर रखा गया था। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए वर्नियर कैलिपर यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका? वर्नियर कैलिपर यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का माइक्रोमीटर है जिसका उपयोग ऐसी जगहों पे किया जाता है जहाँ किसी बड़े पैमाने या औजार का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस कारण से क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसका आविष्कार किसने किया? फ्रांस के वैज्ञानिक पियर वर्नियर ने किया था और इन्हीं के नाम पे इसका नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया। वर्नियर कैलिपर रखा गया, इन्हीं के नाम पे इनका क्या रखा गया? नाम वर्नियर कैलिपर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। ऑब्जेक्टिव और अति लघु प्रश्न हो गए हैं। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।